अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th। तो आज उसमें जो आपका टॉपिक है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दरअसल स्टूडेंट्स, इससे पहले आप जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, उसमें आपने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ें आपने पढ़ी, आपने मिक्सचर, एलिमेंट, एटम, ये तमाम कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड जो है, फिर नेक्स्ट कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, यानी आपने बुनियादी चीज़ें पढ़ी, आपने रेडिकल के मुतालिक पढ़ा। उसके बाद चैप्टर नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा। उसके बाद अगर चैप्टर थर्ड की बात करें तो उसमें आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा कि हम जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनको हमने अरेंज किस तरह से किया। मतलब ये चैप्टर एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली जो पढ़ेंगे कि एटम्स में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, एटम से नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स किस तरह से वजूद में आते हैं। तो मतलब मॉलिक्यूल्स अगर वजूद में आते हैं, बॉन्डिंग किस तरह से होती है, कितनी तरह की होती है बॉन्डिंग, एटम बॉन्ड जो है वो कब बनाता है। तो आपका जो इस चैप्टर में आज का टॉपिक है वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपका जो टॉपिक है। तो इससे पहले कि अगर हम बात करें, दो तरह की बॉन्डिंग आप लोग पढ़ चुके हैं। एक है बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है आयनिक बॉन्ड। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के जो है वो म्यूचुअल शेयर से बनता है। दोनों बॉन्डेड एटम जो हैं, अगर दो बॉन्डेड एटम्स हैं, दो जुड़े हुए एटम्स हैं, तो दोनों में से जो है वो हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और फिर जो है वो बॉन्ड बनेगा। अगर तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर दो बाउंडेड एटम में से हर एटम जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन फ्राहम करे तो वो हमारे पास जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर इसी तरह से हर बॉन्डेड एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन फ्राहम करे तो वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बच्चे, आज का जो आपका टॉपिक है वो है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बहुत ही सिंपल, नहायत ही सिंपल टॉपिक है। जस्ट इसका कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। ये जो आपका टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो इसका जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ओवरऑल टॉपिक समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप इसे बहुत ईजीली, बहुत जो है वो अच्छे तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, वर्ड कोऑर्डिनेट आपने सुना होगा। वर्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समझौता करना, दूसरे के साथ ताउन करना। तो अब अगर आप पिछले बॉन्ड्स की बात करें, आप बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, और अगर आप बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या हुआ था कि दोनों जो बॉन्डेड एटम्स थे, जो जुड़े हुए एटम्स थे, दोनों को इलेक्ट्रॉन फ्राहम करना पड़ रहा था बॉन्ड बनाने के लिए। अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो इसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा जो है वो उससे मुकम्मल तौर पे वसूल कर लेता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है आयनिक बॉन्डिंग में? आयनिक बॉन्डिंग में एक एटम जो है वो दूसरे एटम को बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है। लेकिन बच्चे, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड जो है वो इन दोनों टाइप से मुनफरद है, इन दोनों टाइप से मुख्तलिफ़ किस्म का बॉन्ड है। अब ये कैसे मुख्तलिफ है? दरअसल होता कुछ यूँ है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम, बॉन्डेड एटम में से, दो बॉन्डेड एटम्स में से, दो जुड़े हुए एटम में से जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मुकम्मल तौर पे एक एटम दूसरे एटम को दे दे। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने के लिए जो बॉन्ड पेयर दरकार है इलेक्ट्रॉन का, वो एक एटम जो है बॉन्डेड एटम में से एक एटम मुकम्मल तौर पे दूसरे को दे दे। ये होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी इसमें इस एटम को कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो देना नहीं पड़ता, जो साथ वाला एटम है वो मुकम्मल तौर पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ये क्यों होता है, इसके रीज़न को हम पढ़ते हैं। दरअसल बच्चे, अगर हम एटम की बात करें तो एटम में जो है इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उसके बाद वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इसमें हम अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास। अब देखिए आप कि यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इस टाइम 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसे अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। इसे 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए किसी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, यानी अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी और जो है वो किसी के साथ ये बॉन्ड बना के अपने 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करके अपना ऑक्टेट रूल जो है 8 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल में पूरे कर लेगा। लेकिन अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। साथ कोई और एटम है उसका इलेक्ट्रॉन, तो ये एक पेयर बन गया, तो ये जो है ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लें साथ हाइड्रोजन है जिसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये जो है ये बॉन्ड पेयर बनाएगा। लेकिन अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन फिलहाल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इन्हें हम बोलते हैं ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अकेले हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो कोई एटम अगर अपना ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल तौर पे किसी दूसरी एटम को डोनेट कर दे, किसी दूसरी एटम को दे दे, तो हम बोलते हैं कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन चुका है। अब बचे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है, जो एटम डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरी एटम को डोनेट कर देता है, उसे हम डोनर बोलते हैं। और जो इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं। और हम इन दोनों के दरमियान, डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान एरो का निशान लगा के शो करते हैं, एरो का साइन लगा के हम शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ गए हैं। तो एरो का जो हेड है वो हम एक्सेप्टर की तरफ रखते हैं और उसकी जो टेल है वो डोनर की तरफ होती है, जिससे ये जाहिर होता है कि डोनर इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कौन है। तो हम जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसको जाहिर जो है वो कुछ इस तरह से करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, coordinate covalent bond, dative covalent bond is type of covalent bonding in which the bond pair of electron is donated. bond pair of electron की बात की जा रही है, मतलब bond pair of electron ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने के लिए जो काम आए, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम। यानी दोनों जो जुड़े हुए एटम हैं, जिन एटम्स में बॉन्ड बना हुआ है, उनमें से एक बॉन्डेड एटम मुकम्मल तौर पे एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुहैया करे। मतलब बॉन्ड बनाने वाला जो पेयर है वो सिर्फ एक एटम मुहैया करे। The atom which donates the electron pair is called donor and the atom which accept the electron, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है उसे हम डोनर बोलते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं। A small arrow is usually used to indicate the atom and pair of electron being donated. The head of the arrow is to, तो जो हेड होता है एरो का वो टुवर्ड्स द एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर। तफसील के साथ स्टडी करने के लिए, इसको मज़ीद समझने के लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमें बताई गई हैं। सबसे पहली जो उसमें एग्जांपल है वो है अमोनिया की, NH3। इसमें अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है। मतलब इसका क्या है कि उसकी वैलेंस शेल जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से जो है वो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी वैलेंस शेल में सबसे पहले इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इसकी वैलेंस शेल में 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। मतलब ये बॉन्ड पेयर तब बनेंगे जब कोई एटम आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। तो वो कैसे, वो जो है वो साथ हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। तो अगर 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं, हाइड्रोजन को हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसे अपना डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, तब जाके जो है वो उसका डुप्लेट रूल पूरा होगा। और नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर अब देख लें इसकी शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में मौजूद हैं, +3 = 8। तो अब जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरा करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 हाइड्रोजन 3 एटम्स को अटैच करेगा और अपने बॉन्ड पेयर जो है वो बनाएगा। तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर बनाएगा इसके साथ। फिर हाइड्रोजन का दूसरा एटम,
हाइड्रोजन का तीसरा एटम। ये जो है, अब ये देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मुकम्मल हो गए। उसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक नाइट्रोजन है उसके साथ 3 जो है वो हाइड्रोजन्स अटैच हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी भी मौजूद है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए नाइट्रोजन किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी अमोनिया में, अब वो देखेंगे। अब यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि इस नाइट्रोजन को कोई एक प्रोटॉन, आप देखिए अगर हाइड्रोजन जो है उसके पास हम जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। अगर ये यानी एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और अंदर न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा। अगर हम यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी तरह से इससे निकाल दें तो पीछे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन रह जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो अब सिर्फ प्रोटॉन है। इसको फिर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप देखें ये जो हाइड्रोजन है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो अगर ये इस तरह की हाइड्रोजन अप्रोच करे, पहुंच जाए अमोनिया के पास, तो अब क्या होगा, यानी इसका रिएक्शन करवाया जाए तो अब अमोनिया को, अब इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट रूल पूरा करना है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद नहीं है, तो इसे अब कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ से अमोनिया को जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा इस प्रोटॉन को। जब ये इसे डोनेट करेगा तो दोनों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और इस बॉन्ड को, जो अब न्यू बॉन्ड बना है उस हाइड्रोजन के साथ जिसको इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उसको हम इस बॉन्ड को एरो के साथ शो करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इसमें डोनर है और हाइड्रोजन जो है वो इसमें एक्सेप्टर है। तो इसमें ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें BF3 की एग्जांपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है BF3 के मुतालिक क्वेश्चन। तो BF3 में अगर हम देखें तो हमारे पास बोरॉन है और 3 हमारे पास फ्लोरीन के एटम्स हैं। तो अब बोरॉन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। फ्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 9। तो अगर हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो बोरॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसकी जो इनर शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी आउटर शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब देखिए आप कि बोरॉन को अपनी ऑक्टेट रूल अपना पूरा करने के लिए इसे मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 तो पहले से मौजूद हैं, तो अब इसे मज़ीद जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन दरकार हैं अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह होता है। इसकी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी आउटर शेल में फ्लोरीन की 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये जो है, अगर हम फ्लोरीन में देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है और इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। जबकि बोरॉन की बात करें तो बोरॉन को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। अब होता कुछ यूँ है कि जब BF3 की फॉर्मेशन होती है तो बोरॉन 3 फ्लोरीन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। तो बोरॉन जो है इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हम इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ समझेंगे, डीपली समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। तो बोरॉन की जो है वो वैलेंस इनर शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड पेयर जो है वो फ्लोरीन के 3 एटम्स बनाएंगे। फ्लोरीन के 3 एटम्स, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में हमारे पास, अगर हम फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करें तो फ्लोरीन की वैलेंस शेल में हमारे पास अब यहाँ पे देखें टोटल 7 इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस शेल में मौजूद हैं। ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पेयर बना रहे हैं इनके। इस तरह से जो है वो कुछ इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। अगर हम देखें अब म्यूचुअल शेयरिंग से बोरॉन ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में पूरे कर लिए। कैसे 6 पूरे कर लिए ये देखें आप ज़रा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
अब म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों के होते हैं, वो दोनों की कमी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की पूरी हो जाती है। तो अब यहाँ पे इसने 6 इलेक्ट्रॉन तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन BF3 में अभी भी जो है वो दो इलेक्ट्रॉन की अभी भी जो है वो कमी है, डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि जो BF3 है ये डेफिशिएंट क्यों होता है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसमें क्यों होती है। तो बेसिकली ये अपने 3 जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको इस्तेमाल करके 3 बॉन्ड पेयर तो बना लेता है, जिसकी वजह से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि मज़ीद इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है शेयर करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब अगर हम बात करें तो जो है ये BF3 हमारे पास डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें अभी कमी है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर इसको कोई NH3 अमोनिया को इसको अप्रोच करता है, तो अमोनिया में हम नाइट्रोजन के पास जानते हैं कि उसकी वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन एटम के साथ, यानी इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर हो जाते हैं बॉन्डिंग में 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। हम अमोनिया जो है उसके पास अब एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया जो है वो डोनेट कर देगा बोरॉन को। जब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया बोरॉन को डोनेट कर देगा, तो बोरॉन की जो डेफिशिएंसी है, कमी जो है वो इलेक्ट्रॉन की पूरी हो जाएगी। तो इनके दरमियान अब कौन सा बॉन्ड तश्कील पा जाएगा, इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इनमें जो है इनको लिखा कुछ इस तरह से जाएगा, BF3 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बन किस तरह से रहा है, N हम इसका एरो का जो हेड है वो इस तरफ रखेंगे, मतलब ये हमारे पास जो है ये डोनर एटम है NH3, और ये हमारे पास एक्सेप्टर है। तो इस तरह से जो है वो कुछ इनके दरमियान बॉन्डिंग बनेगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्डेड जो स्पीशीज़ हैं या एटम्स हैं, उनमें मुकम्मल तौर पे अगर उनमें से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे दे दे, तो उसको जो है वो हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।